हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं एंड पार्ट सी भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके सिलेबस में वो सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी के साथ साथ आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा एनपीसी, जिसको कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम एनपीसी से रिलेटेड जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ अगर जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। साथ ही साथ अगर जो आपको वेरियस वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज आती हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सब के अपडेट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। तो इन सब जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनके लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से चैनल्स पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एनपीसी और जानते हैं कि एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एनपीसी को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एनपीसी का फुल फॉर्म है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को आपके अब्राहम डी मोवेर ने दिया था। अब्राहम डी मोवेर ने दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि एनपीसी का जो कॉन्सेप्ट है या एनपीसी के बारे में अब्राहम डी मोवेर ने बताया। तो आज की वीडियो में हम एनपीसी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि इसका हर एक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि वेल शेप, यूनिमॉडल एंड मेसोक्योटिक। तो मैं एनपीसी यहाँ पे बना देती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये आपका है एनपीसी। तो एनपीसी में ये लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे होता है आपका +1 सिग्मा, यहाँ पे होता है आपका -1 सिग्मा, यहाँ पे होता है +1 सिग्मा। उसी तरीके से यहाँ पे होता है आपका +2 सिग्मा, इधर होता है -2 सिग्मा और यहाँ पे होता है आपका +3 सिग्मा और इधर होता है आपका -3 सिग्मा और इधर होता है आपका +3 सिग्मा। तो आप ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज है वो आपकी प्लस में चलती हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज आपकी माइनस में होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आपका एनपीसी है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बेल शेप्ड का होता है, यानी घंटे के आकार का होता है। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपका एनपीसी है वो बेल शेप्ड होता है। तो बोर्ड पे भी आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये बिल्कुल बेल शेप्ड बेल जैसा बना हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपका एनपीसी है वो बेल शेप्ड का होता है। दूसरा पॉइंट है आपका यूनी मॉडल। इसको यूनी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो यहाँ पे देखिए ऐसा गुंबद सा दिख रहा होगा, तो ये सिर्फ एक है ना। एनपीसी में एक मॉडल होता है ना, ये कि जो गुंबद है ऐसे पीक वाला जो ये एरिया है ये क्या है, सिर्फ एक आपको शो होता है, इसीलिए इसको यूनी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अगर जो दो शो होंगे तो डाई मॉडल हो जाएगा, 3 शो होंगे तो ट्राई मॉडल हो जाएगा, लेकिन एनपीसी कैसा होता है, यूनी मॉडल होता है, ठीक है। दूसरा है मेसोक्योटिक। अब एनपीसी भी आपके एक लैप्टोक्योटिक होता है, एक मेसोक्योटिक होता है, ठीक है। तो जो आपका एनपीसी है वो आपका मेसोक्रिटिक होता है। मेसोक्रिटिक का मतलब जो
जो इसका शेप है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेसोक्रिटिक बोलते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि एनपीसी बेल शेप्ड का होता है, दूसरा यूनी मॉडल होता है, तीसरा मेसोक्रिटिक होता है। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के यहाँ पे क्या मतलब है, इक्वालिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एनपीसी पे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जैसे कि आपका मीन, मीडियन और मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो जो आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक ही पॉइंट पे लाई करती है, यानी कि जो आपका ये सेंटर पॉइंट हो गया आपका, तो आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है। इसीलिए बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मीडियन, मोड तीनों यहाँ पे इक्वल होते हैं और तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनपीसी से रिलेटेड, आपको पता होनी चाहिए, वरना आप आगे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे जब आपका एनपीसी ये दिख रहा है, ठीक है, ये इसकी स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आपका जो एनपीसी है, जो एनपीसी में जो हम यहाँ पे बात करें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी जब हमें अपने डेटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना होता है तो ज़्यादातर हम एनपीसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका डेटा है वो ज़्यादातर सेंटर में लाई करता है, यानी कि जो आपका ये वाला एरिया है, इस एरिया में आपका जो डेटा है वो लाई करता है। तो आपका जो पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब ये होता है कि जो आपका एनपीसी है वो सिमेट्रिकल होता है। एनपीसी कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, एनपीसी आपका सिमेट्रिकल होता है। तो स्क्यूनेस का आप पहले स्क्यूनेस का मतलब समझिए। स्क्यूनेस का मतलब है कि जो भी आपके डेटा की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर जो उसमें एसिमेट्री पाई जाएगी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन पाया जाएगा, तो जो आपका एनपीसी है वो कुछ या तो फिर ऐसे बनेगा, है ना, या फिर ऐसे बनेगा, है ना। तो यानी कि जो आपका पीक है वो या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगी या तो फिर राइट हैंड साइड जाएगी, यानी कि जो जैसा आपका एनपीसी है ना, उसमें वो बेल शेप होना चाहिए, यूनिक मॉडल होना चाहिए, मेसोक्रिटिक होना चाहिए। अगर जो आपका डेटा एसिमेट्रिकल पाया जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी आपकी डेटा की एसिमेट्रिकल पाई जाएगी, तो वहाँ पे जो आपका एनपीसी है वो यूनी मॉडल या बेल शेप या मेसोक्रिटिक नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी जब आपका जो स्क्यूनेस है एनपीसी की वो जीरो होगी, है ना। स्क्यूनेस क्या है, एनपीसी की स्क्यूनेस क्या है, SK इक्वल्स टू 0। तो SK इक्वल्स टू 0 ये शो करता है कि जो आपका एनपीसी है या जो आपका डेटा है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का यहाँ पे ये मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ये बताता है कि जो आपका एनपीसी है ना, बहुत नुकीला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ही चपटा होना चाहिए। ठीक है, तो जो एनपीसी होता है वो औसत दर्जे का होता है, यानी कि वो बीच वाला ऐसा होता है। तो इसी जो आपका कर्टोसिस है वो ये शो करता है कि जो आपका एनपीसी है वो नुकीला नहीं होना चाहिए, चपटा नहीं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मेसो होना चाहिए, यानी कि मेसोक्रिटिक होना चाहिए। इस तरीके से आपका बना होना चाहिए। तो जो आपकी कर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है वो होती है KU इक्वल्स टू 0.263। ठीक है, अगर जो आपकी वैल्यू इतनी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एनपीसी है वो मेसोक्रिटिक है, मतलब वो एवरेज बीच वाला एनपीसी, मतलब इस तरीके के शेप का आ रहा है। अगर जो आपकी इससे कम या ज़्यादा जाएगी तो जो आपके एनपीसी का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है
एजिम्पटोटिक यानी अनंत स्पर्शी जो आपका एनपीसी होता है वो कभी भी, मतलब ये जो आपको ये पॉइंट, ये लाइन दिख रही होगी और ये ऐसे ऐसे ही जा रहा है, तो ये बीच का जो लाइन है ये कभी आपस में टच नहीं होती है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी आपस में जुड़ती नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको अनंत स्पर्शी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जो यहाँ पे मैंने आपको -3 सिग्मा तक बताया है, वो आगे इधर -4 सिग्मा, इधर +4 सिग्मा, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, कभी भी ये इस लाइन को टच नहीं करता है। इसीलिए एनपीसी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अनंत स्पर्शी होता है। देन आपका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि वक्रता दिशा। वक्रता दिशा का ये मतलब है कि जो आपका एनपीसी है, ठीक है, एनपीसी में ये इस तरीके से बना हुआ है, तो जो इसका ये मतलब जो इसका झुकाव होता है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, तो ये क्या है, इस जो आपकी एनपीसी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, दिशा में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जब आपका एनपीसी यानी कि -1 से +1 ऊपर या नीचे होता है, तो इसको बोलते हैं, यानी कि जो आपका ये यहाँ पे ये जो शेप होती है ये कॉन्केव हो जाता है, ठीक है। जब आपका जो पॉइंट्स है -1 से +1 जब ये एक्सेस की तरफ जाते हैं तो ये कॉन्वेक्स, यानी कि जो आपका ये वाला शेप है ये कॉन्केव कहलाता है, और जो आपका यहाँ पे ये वाला शेप है ये कॉन्वेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वक्रता की दिशा क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। तो आपको ये याद, क्योंकि एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद ये रखना है कि एनपीसी हमेशा बेल शेप्ड होता है, यूनी मॉडल होता है, मेसोकॉर्टिक होता है, हमेशा उसमें वो एनपीसी आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अगर जो आपका एनपीसी एसिमेट्रिकल होगा, यानी कि जो आपका डेटा है वो स्क्यूड है ना, वो एक तरफ झुका हुआ है। देन आपका इक्वलिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो आपका मीन, मीडियन, मोड होता है वो एनपीसी पे इक्वल होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे पाए जाते हैं, एक ही पॉइंट पे आपके मीन, मीडियन, मोड तीनों पाए जाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया। देन है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये है कि जो आपका एनपीसी है, अगर जो एनपीसी आपका सिमेट्रिकल होगा तो आपके जो एनपीसी की स्क्यूनेस है वो कैसी होगी, 0 होगी। तो जब आपका एनपीसी स्क्यूनेस 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एनपीसी है वो मेसोक्योटिक बना है। अगर जो आपका एनपीसी एसिमेट्रिकल होगा तो वहां पे स्क्यूनेस कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि तब आपके जो एनपीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, तो फिर ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बनेगा या किसी और शेप में बन सकता है, ठीक है। देन है आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का मतलब ये है कि जो आपका एनपीसी है वो ना ही नुकीला होना चाहिए ना ही बहुत चपटा होना चाहिए, है ना, वो एवरेज हाइट का होना चाहिए, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये शो करता है आपका कर्टोसिस। तो कर्टोसिस भी आपकी अगर 0.263 है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एनपीसी है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा जाती है 0.263 से या कम आती है तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर आपका एनपीसी लेप्टोक्रेटिक बनेगा, ठीक है। देन है आपका एजिम्पटोटिक यानी अनंत स्पर्शी। तो एनपीसी की जो ये लाइन होती है ये वाली और ये वाली कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनंत स्पर्शी, वो इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलती चली जाती है। देन आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी वक्रता दिशा। जो ये वक्र की जो दिशा है अगर ये आपकी ±1 सिग्मा के ऊपर जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्केव, यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये कॉन्केव में आ जाता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, और जब एक्सेस की तरफ आती है तो वो कॉन्वेक्स शेप की कहलाती है। तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। तो पहला पॉइंट है आपका
टू डिटरमाइन द परसेंटेज केसेस विद इन द गिवन लिमिट्स, यानी कि जब हमें परसेंटेज के केसेस निकालने होते हैं कि यानी कितने परसेंटेज बच्चे कितना मतलब कितने परसेंटेज हाई अबव हैं, कितना लो परसेंटेज पाए हैं, तो जब हमें परसेंटेज के केसेस निकालने होते हैं तब हम एनपीसी का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका टू डिटरमाइन द परसेंटेज केसेस दैट आर अबव और बिलो गिवन स्कोर, यानी कि अबव के एक परसेंटेज स्कोर के अबव कितने बच्चे स्कोर पाए हैं और बिलो कितने स्कोर पाए हैं, तभी भी हम एनपीसी का यूज करते हैं। देन पॉइंट है टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ स्कोर, जब हमें परसेंटेज गिवन हो और हमें स्कोर निकालना होता है कि कितने स्कोर बच्चे ने पाया है, तभी भी हम एनपीसी का यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ एनपीसी के यूजेस हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि जो एनपीसी के जो लिमिट्स हैं स्कोर, यानी कि जो एनपीसी है वो कैसे डिवाइड होता है वो बता देती हूँ, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। सपोज ये आपका एनपीसी है, अब इस एनपीसी में ये वाला जो हिस्सा होता है आपका, यानी कि -1 सिग्मा और +1 सिग्मा, तो -1 सिग्मा से +1 सिग्मा का जो एरिया होता है वो होता है आपका 68.26%। यानी अगर जो आपसे ये पूछा जाएगा कि -1 से +1 सिग्मा के बीच में कितने बच्चे लाए करते हैं, कितना परसेंटेज लाए करता है, तो कितना हो जाएगा आपका 68.26%। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और जब आप आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी आपको इन वैल्यूज को वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देन है आपका नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं -2 सिग्मा और +2 सिग्मा। तो -2 सिग्मा और +2 सिग्मा, यानी कि अब आपका कितना एरिया हो गया, अब आपका ये इतना पूरा एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है। इस पूरे एरिया में यानी कि -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में कितना परसेंटेज लाया करता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 95.46%। इज दैट क्लियर। अब अगर जो बात करें हम -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में, यानी कि ये आपका अब ये पूरा क्वेश्चन, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 99.76%, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में कितना परसेंटेज लाया करता है, तो 68.26%। -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में 95.46%। -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में 99.76%। ये तो मैंने आपको दोनों तरफ का बता दिया, यानी कि -1 से +1 या -1 से -2 से +2 सिग्मा या -3 से +3 सिग्मा, ये मैंने आपको ओवरऑल बताया। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि -1 पे कितना लाए करते हैं या +2 सिग्मा पे कितना लाए करते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि हम किस तरीके से एनपीसी को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो होपफुली आपको एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स और एनपीसी की यूजेस और कितना परसेंटेज लाए करेगा ये आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एनपीसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगी। थैंक यू।